मेरी 16 साल की बेटी एक दिन अचानक सहन में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैं घबराकर फौरन उसे नज़दीकी क्लिनिक ले गई, जहाँ मालूम पड़ा कि बेटी उम्मीद से है। तो मुझे चक्कर आ गए। फौरन डॉक्टर के पाँव में गिर पड़ी और बोली, डॉक्टर, बेशक मुझसे लाखों रुपए ले लो, लेकिन इस मसले को ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरी बेटी के काले करतूतों की खबर अगर इसके बाप को हो गई तो वो जान से मार डालेगा। तभी डॉक्टर बोली, संभाल कर रखती अपनी बेटी को, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। मैं रोती हुई बाहर आई तो अचानक एक औरत मेरे पास आई और बोली, मैं नर्स हूँ, तुमसे एक पैसा भी न लूँगी, रात 2 बजे दरवाज़ा खुला रखना, तमाम काम कर दूँगी। मगर उस वक्त मेरे होश फना हो गए जब वो नर्स बोली, मेरी शर्त यह है कि तुम रोज़ाना अपनी बेटी को कोई लिहाज शर्म सिखा। वो अब बच्ची नहीं है कि यूँ मुँह उठाकर कहीं भी चल पड़े। ना उसे पहनने ओढ़ने की तमीज़ है और ना ही तुमने उसे ये सिखाया है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। मुझे तो तुम पर हैरत होती है रज़िया कि तुमने अपनी बेटी को महरम नामहरम की तमीज़ ही नहीं सिखाई। मेरी रिदा को देखो, कितनी शर्म हया वाली बच्ची है, उससे कुछ सिखाओ अपनी बेटी को। मैं आज फिर अपनी देवरानी की क्लास ले रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने मोहल्ले के एक लड़के को रोक कर उस दुकान से चंद चीज़ें मंगवाई थी। मेरी देवरानी हमेशा की तरह आज भी सर झुकाकर मेरी बातें सुनती रही थी। दरअसल मेरी देवरानी की बेटी अक्सा मेरी बेटी रिदा की हम उम्र थी, मगर इन दोनों लड़कियों की आदत में ज़मीनों आसमान का फ़र्क था। मेरी रिदा बहुत सुलझी हुई, सोमो सलाद की पाबंद, जबकि अक्सा लावाली सी लड़की थी। मेरी बेटी ने हर वक्त खुद को ढांप कर रखा होता, जबकि अक्सा चुस्त लिबास पहनती थी। मैं तो रज़िया के मुंह पर कह देती थी कि उसकी बेटी अपने ननियाल पर गई है, क्योंकि वो लोग आज़ाद ख्याल थे। रज़िया ने भी जवाद के साथ पसंद की शादी की थी। मेरी सास चाहती थी कि जवाद के लिए भी अपनी भतीजी लेकर आए, मगर जब वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने लगा तो रज़िया ने उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया। मेरी सास ने शादी की बहुत मुखालफत की थी, मगर जवाद तो हाथ में ही नहीं आता था। ऐसा ही लगता था जैसे उस पर रज़िया ने जादू करवा दिया। उसने सब घर वालों की मुखालफत मोल लेकर अपनी पसंद से शादी कर ली थी। उस दिन से मेरी सास ने कभी भी रज़िया को बहू का दर्जा नहीं दिया था। मैं उनके भाई की बेटी थी, उन्होंने मुझे हर चीज़ में आगे रखा था, इसीलिए घर भर में मेरी धाक बैठ गई थी। मैं घर की बड़ी थी, इसलिए जो चीज़ मुझे नापसंद होती वो फ़ौरन मुंह पर कह दिया करती थी। किसी की इतनी मजाल ही नहीं थी कि मेरे सामने चूं चला करता। रज़िया बोली, भाभी आप गुस्सा मत करें, मैं रिदा की खूब दुर्गत बनाऊंगी। मैं हंस पड़ी, कहीं बना ही ना देना तुम उसकी दुर्गत, तुमने तो अपने बच्चों को सर पर सजाया हुआ है। रज़िया चुप कर गई थी। मैं अपने कमरे में गई तो मेरे शौहर बोले, निखत क्यों बेचारी रज़िया के पीछे पड़ी रहती है, छोड़ दो उनकी जान। उनकी तरबियत का तरीका तुमसे मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गलत भी है। ऐसे उनकी दिल आज़ारी मत किया करो। मैं चुप कर गई, क्योंकि मेरे शौहर तो मुझे हर वक्त दर्द ही देते रहते थे। मैं उठकर रिदा के कमरे में चली गई, क्योंकि मैं उस पर कड़ी नज़र रखती थी। जवान बच्चियाँ कब बहक जाएँ कुछ पता भी तो नहीं चलता ना। रिदा का कमरा अंदर से बंद था। मैंने दस्तक दी तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कमरे में दाखिल होते ही कड़े तेवरों के साथ उसे घूरा था। मैं बोली, तुमने अंदर से कमरा क्यों बंद कर रखा है, क्या कर रही थी तुम? रिदा बोली, अम्मी मैं लिबास तब्दील कर रही थी, लेकिन मैंने उसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली, एक एक चीज़ उठाकर देखी, उसका मोबाइल उससे छीन कर चेक किया। हाँ, जब तसल्ली हो गई तो मैं वापस मुड़ गई। तब मुझे रिदा ने पुकारा। वो बोली, अम्मी आपको इल्म है क्या कि आप मेरी माँ हैं, आप थानेदारनी नहीं हैं और ना ही मैं मुजरिम हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा सलूक करती हैं। आप रज़िया चाची को देखें, वो अक्सा की दोस्त है, दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं, जबकि मैं बस आपके इंतज़ार में होती हूँ कि आप मेरी अम्मी मेरे कमरे का जायज़ा लेने आएंगी। और कब आएगी? मैं गुस्से से बोली, मुझे रज़िया से मत मिलाओ, मैं एक ख़ानदानी औरत हूँ जिसे पता है कि बच्चों को किस तरह संभाल कर रखा जाता है। तुम लिख लो मुझसे, ये अक्सा एक न एक दिन गुल ज़रूर खिलाएगी। मैं इतना कहकर बाहर आ गई थी। मुझे अपनी बेटी की बातों पर बेइंतहा गुस्सा आया हुआ था। खैर मैंने सर झटक दिया और खाना बनाने लगी थी। अगले दिन मैंने मशीन लगाई और कपड़े धोने लगी। तब अक्सा मेरे पास आई और बोली, ताई अम्मी मुझे ये कपड़े दे दें, मैं ऊपर डाल आती हूँ। मैंने उसे कपड़े दे दिए, मगर उसके जाने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि अक्सा इतनी खुशी खुशी छत पर क्यों गई है, वो क्या गुल खिला रही है। मैंने कपड़े छोड़े और छत पर उसके पीछे ही चली गई थी। मैंने देखा कि अक्सा कपड़े तारों पर डाल रही थी, जबकि हमारी छत की सामने वाली छत पर एक लफंगा से लड़का खड़ा कबूतरों को दाना डाल रहा था, जबकि उसकी नज़रें अक्सा पर थी। मैं गुस्से से बोली, अक्सा जब तुमने देख लिया था कि छत पर एक लड़का खड़ा है तो तुम नीचे आ जाती, क्यों उसके सामने खड़ी हो गई हो? चलो नीचे, मैं बताती हूँ तुम्हारी बात को। मैं अक्सा को खींचकर नीचे ले गई। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रही थी कि तुम बहुत बदकिरदार लड़की हो। इतनी देर में रज़िया और जवाद भागते हुए बाहर आए। रज़िया बोली, भाभी क्या बात है? मैंने अक्सा के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, मैं कपड़े धो रही थी। ये मेरे पास आकर बोली, ताई लाओ मैं कपड़े छत पर डाला। मैंने इसे कपड़े तो थमा दिए, मगर बाद में ख्याल आया कि इसे तो किसी काम से लगाव ही नहीं है, इसीलिए जल्दी से इसके पीछे गई। तब देखा ये सामने वाली छत पर खड़े लड़के को अपनी अदाएं दिखा रही थी। ये भी अपनी माँ पर गई है, अदाएं दिखा दिखा कर लड़कों को फांसती है। जवाद और रज़िया में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मेरे सामने बोलते। अक्सा कहने लगी, ताई अम्मी आप जितना ध्यान मुझ पर देती है ना, उतना अगर अपनी बेटी पर दे देती
तो वो कॉलेज में गुल न खिलाती। कभी कॉलेज जाकर तो देखें उसे किस नाम से पुकारा जाता है। मैं तो अक्सा की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। रसिया ने जल्दी से अक्सा को थप्पड़ दे मारा और बोली, अपनी ताई के सामने जबान चलाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अक्सा रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं तन फन करती हुई अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैंने जाते ही उसको मारना पीटना शुरू कर दिया था। मैं बोली, ये अक्सा क्या कह रही है? तुमने कॉलेज में क्या गुल खिलाया है? मेरी बेटी रोने लगी और बोली, काश अम्मी आपने कभी तो मेरी बात को अहमियत दी होती, कभी तो मुझसे बात पूछी होती। आप तो मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मैंने रिदा को खूब बेइज्जत किया और अपने कमरे में आ गई। रात खाने की मेज़ सजाई गई तो दोनों लड़कियों में से कोई भी वहाँ पर ना आई। जवाब बोले, बच्चियाँ नाराज़ हो गई हैं, जाओ रजिया दोनों को लेकर आओ। मैंने उसे रोक दिया। मैं बोली, खबरदार कोई भी लड़कियों को बुलाने नहीं जाएगा। एक रात भूखी रहेंगी तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रजिया दुबक कर वहीं पर बैठ गई थी। हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। रात के 11 बजे मैं ताले वगैरह लगाने निकली तो मेरी नज़र किचन के चलते बल्ब पर पड़ी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ी और किचन में झांक कर देखा तो रजिया अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए रिदा का ख्याल आया, मगर मैंने सोचा कि इस तरह तो मेरी औलाद भी रजिया की औलाद की तरह नाफरमान हो जाएगी, और मैंने ख्याल झटक दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह मैंने नाश्ता बनाया तो अक्सर ने मज़े से नाश्ता कर लिया, लेकिन मेरी रिदा नाश्ते पर भी नहीं आई तो मेरा दिल दुख गया। मैंने अक्सर से कहा, जाओ रिदा को बुला कर लाओ। मेरे बुलाने पर रिदा बाहर तो आ गई थी, पर वो बेहद सर्द लग रही थी। उसका जिस्म नकाहत सदा सा लग रहा था। वो कुर्सी पर बैठने लगी तो नीचे गिर गई। मैं भागकर उसके पास आई थी और वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और अपनी बच्ची को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बोली, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं, मगर माँ बहुत वीक है बच्चे की। अगर माँ कमज़ोर होगी तो बच्चा कैसे फले फूलेगा? इनके शौहर कहाँ है? उसको बुलाएं ताकि मैं उन्हें समझा दूँ कि इस कंडीशन में बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं। 3 माह की प्रेगनेंसी है मगर बच्चा बेहद कमज़ोर है। डॉक्टर ने बोलती जा रही थी, जबकि मैं अपने दिल को संभाले उसकी बातें सुनती जा रही थी। डॉक्टर ने बोली, इस लड़की का शौहर कहाँ है? इस सवाल पर मैं एकदम होश में आ गई थी। मैं बोली, इसका शौहर नहीं है कोई। रिदा, तुम बताओ ये किसका बच्चा है? तुमने निकाह किया है हमसे चोरी छुपे, इसका बाप कहाँ है? मुझे बताओ। रिदा मुसलसल रोती जा रही थी। वो बोली, अम्मी मैंने गुनाह किया है, निकाह नहीं। रिदा की बात सुनकर तो मैंने अपना सीना पीट लिया था। मैं बोली, हाय अल्लाह, रिदा तुमने ये क्या कर दिया? मैं जल्दी से डॉक्टर ने के कदमों में बैठ गई और बोली, डॉक्टर साहिबा आप प्लीज़ मेरी बेटी के इस गुनाह को छुपा दें। हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरी बेटी की जान इस बच्चे से छुड़वा दें। मैं आपको लाखों की रकम देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने एकदम गुस्से में आ गई। वो बोली, मैं इस तरह का गुनाह नहीं करती। बेहतर यही है कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। और वैसे भी मुझे हैरत है, आप कैसी माँ हैं? आपकी नाक के नीचे आपकी बेटी गुल खिलाती रही और आपको इस सब का इल्म भी नहीं हुआ। अब आप अपनी इस बेपरवाही का नतीजा भुगतें। मैं रिदा को लेकर डॉक्टर नी के कमरे से बाहर आ गई थी। हम दोनों अभी तक अस्पताल में ही बैठी हुई थी। हम बेंच पर बैठे थे कि मैं बोली, रिदा तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? तुमने मेरी नज़रें सबके सामने झुका दी। तुमने तो मेरी तरबियत का भी पास नहीं रखा। रिदा ज़ारो कतार रोने लगी थी। हम दोनों अस्पताल में बैठी अभी बातें ही कर रही थी जब एक नर्स मेरे पास आकर बोली, बाजी मैं जान गई हूँ कि आपकी बेटी से गुनाह सरजद हुआ है। आप इस गुनाह को छुपाना चाहती हैं, जबकि डॉक्टर ने साहिबा ने ऐसा करने से मना कर दिया है। लेकिन अगर आप मेरी एक शर्त मान लेंगी तो मैं आपकी बेटी का गुनाह छुपाने में आपकी मदद ज़रूर करूँगी। मैं उस नर्स की बात सुनकर जी उठी थी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, हाँ कहो, जो भी कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी एक नहीं 100 शर्तें मानने को तैयार हूँ, बस तुम किसी तरह मेरी बेटी की जान इस बच्चे से छुड़वा दो। नर्स बोली, ठीक है बाजी, ये सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं ठीक रात के 2 बजे आपके घर आऊँगी, आप अपना दरवाज़ा खुला रखिएगा। मैं बोली, तुम 3 दिन बाद क्यों होगी? जबकि मैं चाहती हूँ कि यह किस्सा आज और अभी ख़त्म हो जाए। तुम आज मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूँगी। वो नर्स मुस्कुराने लगी और बोली, बाजी मेरी अपनी भी एक मजबूरी है जिस वजह से मुझे ये वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपके घर आ जाऊँगी। मुझे नर्स की बातें सुनकर ज़रा सी तसल्ली हुई थी। मैं रिदा को लेकर घर आ गई थी। घर में सब बड़े परेशान थे। रज़िया बोली, भाभी क्या बात है? हमारी रिदा को क्या हुआ था? वो इस तरह बेहोश क्यों हो गई थी? मैंने जल्दी से झूठ बोला और कहा, इसको भूख की वजह से कमज़ोरी हो गई थी, इसीलिए चकरा कर गिर गई है। डॉक्टर ने ताकत की दवा दी है, ये जल्द ठीक हो जाएगी। रज़िया खुश हो गई और बोली, शुक्र है कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं तो बहुत खौफजदा हो गई थी। मैं रज़िया की बातें चुपचाप सुनती रही थी और रिदा अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं उससे इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के काले करतूत सबके सामने आ जाए और फिर सब मुझ पर हंसे, मेरी तरबियत का मजाक उड़ाएं और कहें कि आपकी तरबियत को क्या हो गया। मैंने रिदा को कमरे से बाहर निकलने से मना किया हुआ था। मैं ही 3 वक्त का खाना उसके कमरे में पहुँचा आती थी। वो मेरी तरफ देख कर रोने लगती और मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं अपने लबों पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर देती।
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी गुफ्तगू कोई सुन ले और हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाए। अब रिदा को हर वक्त मतली रहती थी। एक दिन रिदा कमरे से बाहर आई और मतली करने लगी। इस वजह से रज़िया को इल्म हो चुका था कि दाल में कुछ काला है। रज़िया मेरे पास आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो बोली, भाभी अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर लें, मैं यकीनन आपको अच्छा ही मशवरा दूंगी, क्योंकि रिदा मेरी बेटी जैसी है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम गुस्से में आ गई थी। मुझे लगा कि वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है और वो मेरे हालात पर हंसने का मौका ढूंढ रही है। मैंने उसे झड़क दिया और बोली, मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं, तुम अपने मशवरे को अपने पास ही रखो, मेरी बेटी साफ है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। आज तीसरी रात थी। मुझे उस नर्स का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं चाहती थी कि घर में ये बात फैलने से पहले ही इस बच्चे का खात्मा हो जाए। वो नर्स हमारे घर आ चुकी थी। वो बोली, बाजी मैं अपना काम करने आ चुकी हूँ, लेकिन आपको याद है ना मैंने आपसे एक शर्त के बारे में कहा था। वो शर्त यह है कि आपको एक कागज़ पर साइन करना पड़ेगा जिस पर यह लिखा हुआ है कि आपकी बेटी को अगर कुछ हो गया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी ज़िंदगी और मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी बेटी की रिपोर्ट्स देखी हैं। आपकी बच्ची अभी बहुत कम उम्र है और नाजुक है, इस अमल में इसकी जान भी जा सकती है। मैंने उस नर्स से सारे कागजात छीन लिए और कहा, मुझे बस इस गुनाह से छुटकारा चाहिए। मैं इस माशरे में सर उठाकर जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे सारे कागजात पर अभी दस्तखत कर देती हूँ। मैंने जल्दी से पेंसिल उठाई और तमाम कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। नर्स ने मुझे कहा, बाजी आप बाहर चली जाए, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मैं बाहर जाने लगी तो रिदा ने मेरा हाथ थाम लिया और वो बोली, अम्मी मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है। मेरी जैसी औलाद जीने के हकदार नहीं है। क्या आप इसी वजह से मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हैं? मैंने जो गुनाह किया है उसके बाद मैं आपसे ये भी कहने के काबिल नहीं रही कि मुझे इस तरह मौत के मुंह में मत फेंकें। मुझे अपनी गलती का अजाला करने दें, मुझे रब के हुजूर माफ़ी मांगने का वक्त दे दें। मैंने रिदा का हाथ बेदर्दी से झटक दिया था। मैं बोली, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जैसी बेहया औलाद को इतनी जल्दी मौत नहीं आती। मैं कमरे के बाहर रिदा की दर्द भरी आहें सुनती रही थी। वो बड़ा करा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मेरे सामने वो मंजर घूम गया था जब रिदा 2 साल की थी और वो भागते हुए नीचे गिर गई थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो बेइंतहा रो रही थी। मैं भी उसकी तकलीफ देखकर रोने लगी, लेकिन जैसे ही रिदा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो अपना रोना भूल गई थी। उसने जल्दी से उठकर मुझे गले लगाया और मुझे चुप कराने लगी थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे क्योंकि रिदा की आवाज़ें अब भी कमरे से बाहर आ रही थी। मैंने सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर ली। रिदा का बचपना मेरी आंखों के सामने लहराने लगा था। वो नीले फ्रॉक में यहाँ वहाँ भाग रही थी। अक्सा भी तो उसके साथ खेल रही थी, मगर मैंने उसको पकड़कर ज़बरदस्ती अपने पास बिठा लिया था। उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। वो खेलना चाहती थी। उसने अपने नन्हे नन्हे से हाथ मेरे मुंह पर रखकर कहा, अम्मी मैं खेल लूँ। मैंने उस पर रोक जमाने के लिए उसके हाथ झटक दिए और बोली, आराम से बैठी रहो। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद बड़े फ़ख्र से अपनी बेटी की तरफ देखकर रज़िया को बातें सुनाई थी कि देखो मेरी बेटी कितने आराम से बैठी है, जबकि तुम्हारी बेटी में तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। रज़िया हंसकर बोली, भाभी तमीज़ सीखने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो इनके खेलने कूदने के दिन है। मगर मैंने रिदा को खेलने नहीं दिया था। रिदा को कार्टून भी तो बहुत पसंद थे, लेकिन मैं ख़ानदान की बड़ी बहू थी। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची हर चीज़ में आगे रहे, इसीलिए मैं उसे कार्टून नहीं देखने देती थी। उसे हर वक्त पढ़ाई करने का ही कहती थी। एक दिन वो मुझसे छुप कर अक्सा के कमरे में जाकर कार्टून देखने लगी थी। जब मुझे इल्म हुआ तो मैं अपने आप ही मिला रही। मैंने अक्सा के सामने ही उसे खूब मारा और उसे वहाँ से उठाकर उसके कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया था। तब वो बोली, अम्मी आप रज़िया चाची जैसी क्यों नहीं हैं? ये बात तब मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने रिदा को सज़ा के तौर पर रात को खाना ही नहीं दिया था। जब भी कोई महफिल होती सब नन्हे नन्हे बच्चे आपस में खेल रहे होते थे, जबकि मेरी रिदा मेरे पहलू में ही बैठी होती थी। सारी औरतें मुझे कहती, देखा अपनी बच्ची को भी दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने दो। तब मैं बड़े फ़ख्र से कहती, नहीं मेरी बेटी बड़ी समझदार है, बड़ी रख रखाव वाली है, इसे ये खेल कूद तो पसंद ही नहीं। तब रिदा मेरे कान में सरगोशी करती, लेकिन अम्मी मुझे तो खेलना बहुत पसंद है, बस आप ही मुझे खेलने नहीं देती। रिदा की सरगोशी मेरे कानों में हुई तो मैं एकदम हड़बड़ा कर सीधी हो बैठी थी। मेरी आंखों के सामने रिदा की गमगीन सी शिकवे से भरी आंखें घूम गई थी। वो कह रही थी, अम्मी आप मुझे खेलने नहीं देती। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और मेरे दिल में पछतावे सर उठा चुके थे। उन पछतावों की वजह से मेरा दम घुटने लगा था। मेरा जी चाह रहा था कि मेरी रिदा का बचपन वापस आ जाए और मैं किसी न किसी तरह उसके हिस्से की सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल दूँ, उसको गुड़िया के साथ खेलने दूँ, उसको कार्टून देखने दूँ, उसकी खुशियाँ उससे ना छीनूँ। मैं कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही थी। कमरे से रिदा की दर्द भरी आवाज़ आई तो मैं चौंक गई।
मैं उठकर उसके कमरे की जानिब भागी थी। रिदा की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में वही शिकवा था जो मुझे बचपन में नजर आया करता था। मैंने नर्स को पीछे किया और रिदा के पास जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे जबकि रिदा की आंखों के आंसू खुश्क हो चुके थे। मैं बोली, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें सैर करवाने के लिए लेकर जाऊंगी, गुड़िया भी दिलवाऊंगी और कार्टून भी देखने दूंगी। वो सिसक कर बोली, अम्मी अब ख्वाहिश नहीं रही मुझे इन चीज़ों की। मैं घबरा गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची किसी तरह हंस दे, वो खुश हो जाए, मुस्कुरा दे। मैं बोली, तो फिर किस चीज़ की ख्वाहिश है? वो बोली, अम्मी जीने की ख्वाहिश है बहुत। मैं ज़िंदगी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए, मेरा शौहर हो, मेरे बच्चे हों। आपको पता है क्या, मैं आप जैसी माँ नहीं बनूंगी, मैं तो रज़िया चाची जैसी माँ बनूंगी। अम्मी आप रज़िया चाची को मेरे पास बुलवा दें ज़रा। मैं बोली, बेटी इस हालत में मैं किसी को नहीं बुला सकती, नहीं तो उन्हें इल्म हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो हंसती थी और बोली, अम्मी आपने मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, आखिरी ख्वाहिश भी नहीं। इतना कहकर वो चुप कर गई थी। मैं बोली, अल्लाह न करे कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हुई। वो चुप रही। मैं बोली, तकलीफ़ तो नहीं हो रही? वो फिर भी चुप रही। मैं हंस दी, अच्छा तो अपनी माँ से नाराज़ हो गई हो, रुको मैं बुलाकर लाती हूँ रज़िया को। मैंने रिदा के हाथ को छोड़ा तो वो नीचे गिर गया, मेरे दिल को कुछ हुआ। नर्स बोली, बाजी आपकी बेटी की आंखें बेनूर हो गई हैं। मैं हंस पड़ी और बोली, ये बड़ी तेज़ है, जब भी इसकी कोई ख्वाहिश मानने से इनकार कर देती थी ना तो ये ऐसे ही आंखें बनाकर मुझे ब्लैकमेल करती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। नर्स बोली, बाजी आपकी बेटी मर गई है। उसकी बात सुनकर मैं ज़मीन पर ढह गई थी। मैंने चीखें मार मार कर आसमान सर पर उठा लिया था। सब लोग वहीं पर भाग आए थे। सबको इल्म हो चुका था कि वहाँ पर क्या हुआ है। सब मुझे संभाल रहे थे जबकि मैं दीवारों में टकरे मार मार कर रोती जा रही थी। मेरे कानों में मेरी बेटी की आवाज़ गूंज रही थी, अम्मी मुझे जीने की ख्वाहिश है। हाय काश उसने ये अल्फाज ना बोले होते। मैंने खुद को पीट पीट कर ज़ख्मी कर लिया था। मेरी बेटी की मैयत पर मेरे कानों में किसी औरत की आवाज़ गूंजी थी। निगहत तो कहा करती थी कि अल्लाह के रसूल ने तो मैयत पर इस तरह रोने से मना किया है, मगर अपनी बात तो देखो, निगहत क्या कर रही है? वैसे तो बड़ी रख रखाव वाली बनती थी। उस दिन मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने अपनी और अपनी बच्ची की ज़िंदगी इन लोगों की वजह से ख़राब कर ली थी कि लोग मेरी तारीफ़ें करें, मगर लोग कभी किसी से राज़ी कहाँ हुए हैं। आज भी तो बातें बनाई थी ना लोगों ने। काश मैं अपना सब कुछ